हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। टॉपिक रहेगा हमारा इंटरनेशनल अफेयर्स ऑफ मई मंथ। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो कि आप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल ये एप्लीकेशन सिर्फ एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है, तो जल्दी से जाके उसको डाउनलोड करें एंड ओपन करिए। आपको एक पेज दिखेगा यहाँ पर ऐसा, जिसमें आपको लॉग इन करना पड़ेगा अपनी जीमेल आईडी के साथ। वंस यू हैव लॉग्ड इन, आपको ऑप्शन मिलेगा, आप माई कोर्सेज में अवेलेबल कोर्सेज में जाके यहाँ पे टिक करिए, तो आपको करंट अफेयर सेक्शन का कोर्स का मिल जाएगा, जहाँ पे आप जाके कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक तो 1 ईयर प्लान एंड एक 2 ईयर प्लान। दोनों प्लान आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग वहां पे जाके अवेल कर सकते हैं। हम आपको ऐसा क्या देते हैं कि हम आपको करंट अफेयर्स जो भी प्रोवाइड किया जाएगा, आप अफेयर क्लाउड से ही पढ़े। हम ऐसा क्या देते हैं आपको? हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। ये समझिए, पीडीएफ मिलेगी आपको डेली, बोथ हिंदी एज वेल एज एन इंग्लिश, दोनों लैंग्वेजेस में आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि डेली हम आपका करंट अफेयर्स का क्विज भी लेते हैं एप्लीकेशन पे, जो कि बहुत ज्यादा रिवीजन के लिए हेल्पफुल रहेगा। आपको डेली क्विज मिलेगा 10 से 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन का, जिससे आप प्रैक्टिस कर सके। आपने जो आज हमारी वीडियो से देखा, या आप अपने वीडियो जो हमने आपको पीडीएफ प्रोवाइड की उससे देखा, आपकी रिवीजन कितनी अच्छी होगी क्विज से। सिमिलरली हम आपको वीकली बेसिस पे भी यही करते हैं कि उस पूरे वीक की हम आपको हिंदी में एज वेल एज इंग्लिश में पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे करंट अफेयर्स की, जो आपके रिवीजन के लिए, आपके नोट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। एंड सेम हम आपको करते हैं मंथ में। तो मतलब देखिए, हम आपको डेली सेम चीज पढ़ाएंगे, वीक में वो चीज पढ़ाएंगे, एंड मंथ में आपको फिर से वो चीज पढ़ाएंगे। तो आपकी कम से कम 3 बार तो नोट से रिवीजन हो गई, और जो क्विजेस होगी, जो आप वीडियोस देखोगे, वो अलग। तो आप एक ही मटेरियल को कम से कम 6-7 बार पढ़ेंगे, तो आपकी कितनी अच्छी प्रिपरेशन होने वाली है, आपको अंदाजा भी नहीं है। फिर इसके अलावा आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वो है टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हम आपको कराते हैं। हम आप वीडियो से आप रिवाइज कर सकते हैं, एंड फिर आपको नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ से। सिमिलरली हिंदी एंड इंग्लिश में दोनों में पीडीएफ प्रोवाइड की जाती हैं। अब टॉपिक क्या क्या होते हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल से रिलेटेड कोई नई ऐप लॉन्च की गई, इंपॉर्टेंट डेज उस महीने के कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज रहे, किसी ने कोई नई बुक लिखी, उनके ऑथर, ऑब्यूटरी से रिलेटेड किसी महान व्यक्ति की मृत्यु हो गई रिसेंटली, फेमस पर्सनैलिटी की। फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जैसे नीरज चोपड़ा ने अभी जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता इंडिया के लिए टॉप कोई ओलंपिक गेम्स में, तो ये सारी रिलेटेड इंफॉर्मेशन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, नेशनल अफेयर से रिलेटेड, इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड, तो ये सभी टॉपिक वाइज हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे अपने कोर्स में। तो जरूर से इस कोर्स को चेक करना। इसके साथ साथ बैंकिंग से रिलेटेड भी हम आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो आपको ग्रैब करनी चाहिए। एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि अगर आप एस्पिरेंट हैं, तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि हमारी वेबसाइट एंड एप्लीकेशन को जरूर चेक करें। एंड हमारी जो एप्लीकेशन में जो क्विज का सेक्शन है, उसको तो आप डेफिनेटली चेक करें, क्योंकि ये आपके लिए रिवीजन पर्पसेस के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ऑलराइट, इसके अलावा मैं आपको अभी सीधा 10% का डिस्काउंट प्रोवाइड कराता हूं अपना कोड विकास10 यूज करके। आपको कुछ नहीं करना, सीधा विकास10 का कोड यूज करना है, एंड आपको सीधा 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जो भी आपकी वैल्यू होगी कोर्स परचेज करने की हमारी एप्लीकेशन से। तो आप जाके कोर्स हमारी एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो अपना ये सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने कुछ इंटरनेशनल अफेयर्स की डिस्कशन। सबसे पहले हम बात करेंगे एक पेट्रोल एयरक्राफ्ट की, जो कि इंडिया ने अभी यूएस से एक्वायर करा है। ये टोटल हमने कितने 6 पेट्रोल एयरक्राफ्ट इसको कहते हैं, और इनका नाम P8I है। यहां से P एयरक्राफ्ट नहीं है, P से पे का नाम यहाँ पे पेट्रोल नहीं है, P यहाँ पे स्टैंड करता है पोसाइडन के लिए। तो पोसाइडन 8I पेट्रोल एयरक्राफ्ट को इंडिया ने किस कंट्री से एक्वायर किया? यूएस से एक्वायर किया, एंड टोटल 6 एक्वायर करे। इसके लिए इंडिया को जो टोटल अमाउंट खर्च करना पड़ा, वो है 18,000 करोड़ रुपए का। और अगर हम इसी को डॉलर्स में कन्वर्ट कर दें, तो आप कह सकते हैं 2.42 बिलियन डॉलर्स हमने इस पे खर्च करे, इंडिया ने एक्वायर करने के लिए 6 पोसाइडन 8I पेट्रोल एयरक्राफ्ट। कहां से? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। ये इंडियन गवर्नमेंट यूएसए से लेके इंडियन नेवी को प्रोवाइड करेगी।
P-8I ये आपके एयरक्राफ्ट जो है बोइंग, जो कि एक अमेरिकन एयरस्पेस एंड डिफेंस कंपनी है, इनके द्वारा बनाए जाते हैं। द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल चेयर्ड बाय द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अप्रूव किया प्रोक्योरमेंट ऑफ द P-8I एयरक्राफ्ट एंड अदर इक्विपमेंट्स। सिमिलर अगर हम इससे रिलेटेड की पॉइंट्स देखें तो अपार्ट फ्रॉम पेट्रोल एयरक्राफ्ट्स, US has approved the sale of other equipment such as multifunctional information distribution system, joint tactical radio systems, missile warning sensors and other related equipment. It also includes services such as repair and return, transportation, training, logistic support and other elements of logistic and program support. तो इंडिया ने किन से P-8I या पोसाइडन 8I एयरक्राफ्ट, पेट्रोल एयरक्राफ्ट एक्वायर करे, वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट हम बात करेंगे नाटो की। नाटो के द्वारा अभी रिसेंटली एक एक्सरसाइज या फिर एक मिलिट्री एक्सरसाइज लॉन्च की गई, किस लोकेशन पे? अल्बानिया। बहुत इंपॉर्टेंट, नाटो के द्वारा अल्बानिया में मिलिट्री एक्सरसाइज कराई गई जिसका नाम रहा डिफेंडर यूरोप 2021। आई रिपीट, डिफेंडर यूरोप उस एक्सरसाइज का नाम रहा। नाटो के द्वारा ऑर्गेनाइज कराई गई। कहां पे कराई गई? अल्बानिया में ऑर्गेनाइज कराई गई। नाटो की फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने एक जॉइंट मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज डिफेंडर यूरोप 21 को ऑर्गेनाइज कराया, अल्बानिया में कराया। ये एक्सरसाइज 26 अप्रैल से 10 जून के बीच में हुई। डिफेंडर यूरोप ये किन के द्वारा कराई गई थी? ये लेड की गई बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये एक एनुअल एक्सरसाइज है जो कि बिटवीन US एंड नाटो कंट्रीज के बीच में ऑर्गेनाइज कराई जाती है ताकि उनके बीच में एक रिलेशनशिप बेटर हो सके, उनकी आर्मीज, नेवीज और जो भी फोर्सेज है उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन ज़्यादा अच्छा हो सके। अराउंड 28,000 US एंड नेटो फोर्सेज ने पार्टिसिपेट किया फ्रॉम 26 डिफरेंट नेशंस इन दिस पर्टिकुलर ड्रिल। इट इज द फर्स्ट सच लार्ज स्केल ड्रिल सिंस वर्ल्ड वॉर सेकेंड इन द वेस्टर्न रीजन ऑफ बाल्कन्स। अगर हम नेटो की बात करें तो ये एक इंटरनेशनल अलायंस है ऑफ 30 कंट्रीज फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। इट इज बेस्ड ऑन द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी विच वॉज साइंड ऑन 4th of April 1949। if we talk about NATO, जनरल कौन है? सेक्रेटरी जनरल जेनेस स्टोलनबर्ग। हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? ब्रुसल्स, बेल्जियम में आपका हेडक्वार्टर रहेगा नाटो का। ऑलराइट, तो किन के द्वारा? नाटो के द्वारा एक एक्सरसाइज कराई गई डिफेंडर यूरोप, और इसको लीड किसके द्वारा किया गया? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा। लोकेशन क्या रही, कहां पे ये एक्सरसाइज हुई? अल्बानिया में ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज आपकी हुई। नेक्स्ट हम बात करेंगे सऊदी अरेबिया। अभी रिसेंटली इन्होंने ज्वाइन किया नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम ऑन क्लाइमेट चेंज। नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम मतलब कि हम जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट करते हैं उससे क्या होता है, आप देखा होगा कि अगर हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, द 5 countries that are responsible for 40% of oil and gas production are Saudi Arabia, the world's biggest crude exporter, Qatar, USA, Canada and Norway. They have launched a cooperative forum on climate called Net Zero Producers Forum. क्या है ये? बेसिकली नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फॉरम। जितना आप कार्बन को रिलीज करेंगे एटमॉस्फेयर में, उससे ज्यादा आपको कैप्चर करना है। कैप्चर आप कैसे भी कीजिए, कोई भी तरीका कीजिए, या फिर अपने प्रोडक्शन को जिससे आप कार्बन रिलीज करेंगे एटमॉस्फेयर में उसको कम कर दीजिए। तो ये आपको इनिशिएटिव खुद देखने हैं कैसे करना है, लेकिन ये जो नेट जीरो प्रोड्यूसर फॉरम है ये यही बोलता है। Under this forum, they will discuss about the ways to achieve net zero carbon emission targets, to limit global warming and discuss how they can support the implementation of the Paris Agreement on climate change. अगर हम नेट जीरो की बात करें, कार्बन न्यूट्रलिटी refers to achieving net zero carbon dioxide emissions in the turn. Net zero emission refers to the balance between the amount of greenhouse gas produced and the amount of greenhouse gas removed from the atmosphere. A country will reach net zero when the amount they add is not more than the amount they take away. फिर अगर हम बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, मार्क करके चलिएगा। आईपी क्या होता है? आईपी प्रोटेक्शन, यूएस पुट्स इंडिया इन द प्रायोरिटी वॉच लिस्ट।
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिस्ट में यूएस ने इंडिया को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में डाला। मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का यहां से क्या मतलब है कि इंडिया, जो अमेरिकन कंपनीज इंडिया में आके काम करना चाहती हैं, वहां पे अपना बिजनेस करना चाहती हैं, तो उनको कुछ सफिशिएंट राइट्स चाहिए होते हैं, तो इंडिया उनको वो पर्टिकुलर राइट्स प्रोवाइड नहीं करता, तो इसी को आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बोला जाता है। तो यूएस ने, अमेरिका ने इंडिया को उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की लिस्ट में लिख रखा है। ये किस रिपोर्ट में आया, आपसे ये पूछा जाए तो स्पेशल 301 रिपोर्ट में ये डाटा आया है कि इंडिया हैज बीन पुट ऑन द प्रायोरिटी वॉच लिस्ट फॉर आईपी प्रोटेक्शन एंड एनफोर्समेंट अलॉन्ग विद 800 कंट्रीज बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, ये रिलीज कौन करता है? स्पेशल 301 रिपोर्ट, ये यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है। The report basically lists the countries that do not provide sufficient intellectual property rights to American companies. ठीक है, जो अमेरिकन कंपनीज को एक प्रॉपर राइट प्रोवाइड नहीं करती है, उनके लिए उन कंट्रीज को इस पर्टिकुलर लिस्ट में डाला जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के दौरान। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेपाल ने अभी रिसेंटली एक छोटा हाइड्रो पावर प्लांट बिल्ड किया है इंडिया की हेल्प से। ठीक है, नेपाल ने, इसका मुझे नेम बता दो, मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, ये आपका होमवर्क, क्योंकि बहुत पुरानी न्यूज़ है, आपको पता होना चाहिए। कमेंट करके बुलाओ, नीचे कमेंट करो, होमवर्क है ये आपका। ठीक है, चलो, नेपाल में बनाया इंडिया की असिस्टेंस से। नेक्स्ट हम बात करेंगे, भी यूएस ने अप्रूव किया है $550 मिलियन का क्रिम्सन सोलर प्रोजेक्ट कैलिफोर्निया डेजर्ट में। कहां पर? कैलिफोर्निया डेजर्ट में। किसके द्वारा अप्रूव किया गया? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा अप्रूव किया गया। कितना अमाउंट लगेगा? $550 मिलियन का अमाउंट इसमें लगने की बात की गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल मीट की, जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट करा। इसकी थीम रहेगी, काफी इंपॉर्टेंट, नोट करके चलिएगा, नॉलेज फॉर अ सस्टेनेबल आर्कटिक। आई रिपीट, नॉलेज फॉर अ सस्टेनेबल आर्कटिक, ये थीम रहेगी आपकी थर्ड आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल मीट की। काफी इंपॉर्टेंट, मार्क करके चलिएगा जरूर इसको। अगर इससे रिलेटेड डाटा देखें तो यूनियन मिनिस्टर फॉर अर्थ साइंस डॉक्टर हर्षवर्धन ने वर्चुअली रिप्रेजेंट किया इंडिया को इन द थर्ड आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल मीट, जो कि टोक्यो जापान में हुई। इट वॉज जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय आइसलैंड एंड जापान के द्वारा मिलकर ऑर्गेनाइज की गई। ये भी इंपॉर्टेंट है कि किन के द्वारा मिलकर ये आपकी जॉइंटली ऑर्गेनाइज की गई थी। थर्ड मिनिस्ट्रियल मीट ये की गई थी आइसलैंड एंड जापान के द्वारा। जो थीम रहेगी इसकी, नॉलेज फॉर अ सस्टेनेबल आर्कटिक थीम रहेगी। ASM इज अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कसिंग रिसर्च एंड कॉपरेशन इन द आर्कटिक रीजन, जो कि एक इनिशिएट किया गया था आर्कटिक काउंसिल के द्वारा, अ हाई लेवल इंटरगवर्नमेंटल फोरम। India's vision and long-term plans for Arctic region. Dr. Harshvardhan shared India's vision and long-term plan for research, work and cooperation in the Arctic region. India is set to launch NISAR. NISAR क्या है? NASA ISRO Synthetic Aperture Radar in collaboration with US for conducting global measurements of the cause and consequences of land surface changes used advanced radar imaging. India's research activities in the Arctic region are coordinated and conducted by National Center for Polar and Ocean Research Goa under the Ministry of Earth Sciences. It has a permanent research station in the Arctic called Himadri in Norway. चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट पेडिस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज की। आई रिपीट, वर्ल्ड का दुनिया का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे लंबा पेडिस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज, क्या नाम रहेगा? 516 ओरुका। 516 मीटर ये लंबा है, इसलिए इसका नाम 516 ओरुका रखा गया। ये कहाँ पे खुला, आपसे ये पूछा गया, तो ये पोर्चुगल में खुला आपका। ठीक है, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट पेडिस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज 516 ओरुका कहाँ पे खुला है? पोर्चुगल में। पोर्चुगल ओपन द पेडिस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज, उसका नाम रखा गया 516 ओरुका, जो कि नॉर्दर्न पोर्चुगल में 516 मीटर लंबा ये ब्रिज रहेगा। ओरुका पार्क में बिल्ड है, पाइवा रिवर के ऊपर बिल्ड है, और ये रिवर से 175 मीटर ऊपर इसको बनाया गया है। एट प्रेजेंट दिस इज द लॉन्गेस्ट पेडिस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज इन यूरोप। अगर हम इस ब्रिज की बात करें, दिस वॉकवे इज मेड अप ऑफ 127 इंटरलॉकिंग मेटल केजेस। The structure of the concrete towers is an inverted A shape, marks the landing points of the bridge and supports two steel suspension cables that supports the steel walkway.
नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियाज रिन्यूएबल्स ग्रोथ हैज हाफ टू 5.62 गीगावाट इन 2050। आई रिपीट, इंडिया की जो रिन्यूएबल एनर्जी की ग्रोथ है ना, वो हाफ हो गई थी टू 5.62 गीगावाट ऑफ एनर्जी इन 2020। ड्यू टू कोविड-19 ही होगा, क्योंकि सब बंद हो गया था एकदम। ठीक है, ये डाटा किस रिपोर्ट में आया? रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट आउटलुक फॉर 2021 एंड 2022 के द्वारा ये रिपोर्ट निकाली गई और उसमें आपका ये डाटा आया। ये रिपोर्ट रिलीज किसके द्वारा की जाती है, ये पूछ सकते हैं, तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा ये डाटा रिलीज किया जाता है। इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन डिक्लाइंड बाय ऑलमोस्ट 50% टू 5.62 गीगावाट इन 2020। तो 2019 में ऑलमोस्ट कितना रहा होगा? 11 गीगावाट ऑफ एनर्जी की हम जनरेट कर रहे होंगे। ये सारा क्यों रहा? ड्यू टू कोविड-19 की वजह से। At global level, the annual renewable capacity addition increased 45% to almost 280 gigawatts, 190 gigawatts in 2019, which is the highest year-on-year increase since 1999. China alone accounted for more than 50% of the green energy projects built in 2020. The 280 gigawatt renewable energy capacity addition in 2020 comprised of 135 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी, 115 गीगावाट ऑफ विंड, 120 गीगावाट ऑफ हाइड्रो एंड 10 गीगावाट ऑफ अदर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को मिला के ये टोटल एनर्जी बनती है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करेंगे एक IUCN की रेड लिस्ट में। जो आपको पता होगा, जो रेड लिस्ट होती है IUCN की, इसमें हम क्या डालते हैं? रेड लिस्ट में आपके एंडेंजर्ड स्पीशीज का डाटा आता है, उसमें कौन कौन सी स्पीशीज एंडेंजर्ड है वो लिखा जाता है। तो अभी रिसेंटली मोर देन 200 एंडेंजर्ड स्पीशीज, या फिर टू बी प्रिसाइज 219 एंडेंजर्ड स्पीशीज को थ्रेटन्ड है बाय आर्म्ड कन्फ्लिक्ट। आर्म्ड कन्फ्लिक्ट मतलब वॉर की वजह से। वॉर की वजह से क्या होता है? जैसे जो सोल्जर्स हैं वो एनिमल्स पे अपना टारगेट प्रैक्टिस करते हैं, उन पे शूटिंग करते हैं, उनकी हंटिंग करते हैं, निशाना लगाते हैं। तो इससे क्या होता है कि एनिमल्स की तो किलिंग होती है, वो मरते हैं। इससे क्या होता है कि, और ये एक बहुत छोटे स्केल पे नहीं, बहुत बड़े स्केल पे हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या है, इनकी स्पीशीज को थ्रेटन है, इनकी स्पीशीज को खतरा है। इसकी डाटे में यही बताया गया है। अ नेचर इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, कॉन्फ्लिक्ट एंड कंजर्वेशन, ये एक रिपोर्ट आई जो कि रिलीज की गई IUCN के द्वारा। इसमें बताया गया कि जो सिविल अनरेस्ट एंड मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पोज करती हैं 219 एंडेंजर्ड स्पीशीज को। ये क्यों? क्योंकि उनका फिर हंटिंग होगी, डायरेक्ट किलिंग होती है, किल्ड फॉर टारगेट प्रैक्टिस, समटाइम्स फॉर फूड, इनको मारा जाता है। तो इसकी वजह से इनकी स्पीशीज बहुत ज़्यादा खतरे में है। नोटेबल अमंग देम आर द क्रिटिकली एंडेंजर्ड ईस्टर्न गोरिल्ला एंड एलिफेंट पॉपुलेशन। The report is the first in IUCN's Nature in Globalized World report series. It examines the close relation between the environment and armed conflict, warning the human violence and unrest were taking a huge toll on nature. नेक्स्ट हम बात करेंगे जो चाइना की पॉपुलेशन ग्रोथ है ना, वो स्लो रही टू स्लोएस्ट इन डेकेड्स। ठीक है, उसका लोएस्ट रेट रहा इन डेकेड्स चाइना की पॉपुलेशन ग्रोथ का। अभी रिसेंटली बताया जा रहा है कि एक डाटा था यूनाइटेड नेशन का कि इंडिया वर्ल्ड का हाईएस्ट पॉपुलस सिटी बन जाएगा बाय 2027। ये एक UN की रिपोर्ट थी। लेकिन अभी रिसेंटली चाइनीज डेमोग्राफर्स के द्वारा एक डाटा निकाला गया जिसमें बताया गया कि इंडिया चाइना को भी सरपास कर लेगा एंड सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएगा वर्ल्ड की बाय 2023 और 2024। अभी करंटली जो चाइना की पॉपुलेशन है 1.41 बिलियन है 2020 में, एंड जो इनकी पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 0.53 की है, जो कि लोएस्ट रही है सिंस 1953। ऑलराइट, अभी 2019 में अगर इंडिया का डाटा देखा जाए तो इंडिया की पॉपुलेशन थी 1.37 बिलियन। चाइनीज नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिक्स के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया जिसमें बताया गया कि जो चाइना की पॉपुलेशन 0.53% पे है इन द लास्ट डेकेड, जो कि लोएस्ट रही है 1953 से। अगर इसी की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है NBS का? बीजिंग में। एंड कमिश्नर कौन रहेंगे? निंग जीजे इनके कमिश्नर रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स की, जो कि अप्रैल में निकाला गया। इसमें बताया गया कि जो वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स था वो बढ़ गया है अप्रैल में एंड हाईएस्ट रहा सिंस मई 2014 से। FAO की ये रिपोर्ट रही। ठीक है, याद रहेगा। द अप्रैल FFPI क्या है?
FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का फूड प्राइस इंडेक्स, दैट इज F stands for FAO. Second F is for food and third is PI, that is your price index. So FFPI. ठीक है, आपको याद रखना है कि फूड प्राइस इंडेक्स अप्रैल में बढ़ गया था और ये हाईएस्ट रहा था सिंस मई 2014। नेक्स्ट हम बात करेंगे वन हेल्थ। वन हेल्थ ये एक यूनाइटेड नेशन की बॉडी है जो कि सेटअप की गई ऑन द एडवाइस टू, एक आपने देखा भी, जैसे इसको ऐसे समझो, कोविड-19 बोला जाता है कि बैट से ह्यूमंस में ट्रांसफर हुआ। तो ये क्या होती हैं, जो एनिमल से ह्यूमंस में जो ट्रांसफर हो जाए डिजीज, उनको क्या कहते हैं, जूनोटिक डिजीज, और उन वायरसेस को जूनूज कहते हैं। ठीक है, तो इन जूनूज पे वर्क करने के लिए एक पैनल बनाया गया, यूएन बॉडी की सेटअप की गई, वन हेल्थ, जो कि पैनल है टू एडवाइज ऑन एनिमल हेल्थ रिस्क। तो याद रखना इसमें वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस साथ आई, जैसे यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इन सब ने मिलकर एक पैनल बनाया, वन हेल्थ हाई लेवल एक्सपर्ट पैनल, जो कि एक ग्लोबल प्लान को डेवलप करेगा टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डिजीज फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। कोविड-19 जैसा फिर से कोई दूसरा अटैक ह्यूमंस पे ना हो, उसी वजह से ये एक इनिशिएटिव लिया गया है। बैकग्राउंड क्या रहेगा, वन हेल्थ हाई लेवल एक्सपर्ट पैनल ये इनिशिएटिव था जो कि जर्मनी एंड फ्रांस के द्वारा स्टार्ट किया गया 2020 में इन द बैकड्रॉप ऑफ कोविड-19। ये फर्स्ट मीटिंग ऑफ दिस पैनल कब हुई थी, मई 2021 में हुई थी, एंड दिस विल पब्लिश फर्स्ट रिकमेंडेशंस लेटर इन 2021 में, लेटर वो इसको पब्लिश करेगा कि क्या क्या रिकमेंडेशंस होनी चाहिए। फिर अगर हम बात करें पर्पस क्या रहेगा इस एक्सपर्ट टीम का, वन हेल्थ एक्सपर्ट टीम ऑफ एक्सपर्ट पुट टुगेदर बाय इन सारी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये एडवाइस करेंगे कि हमें अगर फ्यूचर में जूनोटिक आउटब्रेक होता है तो कैसे हमें उनको प्रिपेयर करना है, कैसे उसके को डील करना है, उससे रिलेटेड जो भी रिसर्च होगा, जैसे वैक्सीन बनाने में इतना टाइम लगेगा, तो उससे रिलेटेड हमें पहले ही डाटा कंसिडर करके रखना है, अपने पास डाटा रिसर्च रखनी है, ताकि फ्यूचर में अगर कुछ भी ऐसी चीज़ें आती हैं हम उसके लिए प्रिपेयर रहें, या फिर फ्यूचर में एक्सपेक्टेड जो पैथोजेंस अटैक कर सकते हैं ह्यूमंस पे फ्रॉम एनिमल्स, या फिर और भी कोई वायरसेस, कोई बैक्टीरिया या कोई भी प्रोटोजोआ इन ह्यूमंस पे जो इफेक्ट कर सकते हैं, जो उन पे डिजीज स्प्रेड कर सकते हैं ह्यूमंस में, तो उन पे भी रिसर्च की जाएगी इस पैनल के द्वारा। जूनोटिक डिजीज क्या हो गई, वही जो ट्रांसमिट होती हैं फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर कुड पास 1.5 डिग्री सेल्सियस विद इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। अभी रिसेंटली एक डाटा आया जिसमें बताया गया, डाटा कहाँ पर आया, ग्लोबल एनुअल टू डेकेडल क्लाइमेट अपडेट में एक डाटा आया जिसमें बोला गया, ये डाटा रिलीज किया गया यूनाइटेड किंगडम के मेट ऑफिस एंड वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, कि 40% चांस है कि जो एनुअल एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर टेम्परेली रीचिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल इन वन ऑफ द नेक्स्ट 5 ईयर्स, मतलब 2021 से 2025 के बीच में पूरा चांस है। अब हम देखेंगे 2016 को हम मानते हैं सबसे गर्म साल रहा था धरती का, अब 2021 से 2025 के बीच में भी हम एक साल ऐसा देखेंगे जो सबसे ज़्यादा गर्म रहेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस। हम देखते आ रहे हैं कि जो रिकॉर्ड रहे 4-5 सालों का वार्मेस्ट का, वो था, आप जैसे देख सकते हैं कि 2016 सबसे गर्म साल रहा, वार्मेस्ट ईयर, 2020 फिर उससे ज़्यादा गर्म था, थर्ड पे था 2019 उनसे कम गर्म था। अब बोला जा रहा है कि 2021 से लेके 2025 के बीच में एक साल आएगा जो इसको पार करेगा, 2016 से भी ज़्यादा वो वार्मर ईयर रहेगा। ये वही है आपकी ग्लोबल वार्मिंग है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इसी की वजह से हम इतने सारे इनिशिएटिव्स, इतनी सारी बातें कर रहे हैं, ताकि जो टेम्परेचर है, हम एवरेज टेम्परेचर उसको कम कर दें धरती का, ताकि ग्लोबल वार्मिंग पे इफेक्ट ना पड़े, एंड जो टेम्परेचर राइज हो रहा है अर्थ का उसको कंट्रोल कर सकें। पेरिस क्लाइमेट यही था आपका, पेरिस क्लाइमेट जो एग्रीमेंट था, पेरिस एग्रीमेंट 2015 का, कि हमें जो टेम्परेचर को है ना उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने नहीं देना, एंड मैक्सिमम 2 डिग्री सेल्सियस तक बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी। बट रिपोर्ट कह रही है कि हम 2021 से 25 के बीच में ही हमारा टेम्परेचर बढ़ने के पूरे चांस हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लोबल बायोहब की। रिसेंटली एक ग्लोबल बायोहब सेटअप किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड स्विट्जरलैंड के द्वारा मिलके फॉर पैथोजन स्टोरेज एंड शेयरिंग एंड एनालिसिस। सेम चीज़, ये क्या करेंगे, जो पैथोजन है उसको शेयर करेंगे, उस पर रिसर्च वर्क करेंगे, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई भी
एक्सपेक्टेड भी है कि कोई वायरस डिजीज ट्रांसमिट कर सकता है ह्यूमंस में, उस पर रिसर्च करेंगे, उससे रिलेटेड वैक्सीन वगैरह, उसका क्योर, उसके कैसे डील करना है, वो एक पूरा प्लान पहले से सेटअप किया जाएगा। क्योंकि हमने देखा कोविड की वजह से इस बार बहुत ज़्यादा पेंडेमिक आया, लॉकडाउन लगा एंड पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो गया था। ऑलराइट, तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड स्विट्जरलैंड ने मिलके फर्स्ट WHO बायो फैसिलिटी खोलने की बात की गई। कहां पर? जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही इसको खोला जाएगा, सॉरी स्पेस स्विट्जरलैंड में इसको खोला जाएगा। ऑलराइट, एंड ये WHO का हेडक्वार्टर कहां होता है? ये होता है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में, इनका हेडक्वार्टर होता है, ये याद रखना। ठीक है, वापस आए तो इस पे The timely sharing of pathogens will allow the global scientific community to assess the risk and develop countermeasures such as diagnostics, therapeutics and vaccines rapidly। मतलब अगर पहले से ही साइंटिस्ट के पास डाटा होता कोविड-19 से रिलेटेड, तो वो वैक्सीन्स को पहले ही बना चुके होते, उन पर जो रिसर्च करनी थी वो पहले हो चुकी होती है, एंड जो इतना डिले लगा वो हमें वेट नहीं करना पड़ता वैक्सीन्स के लिए। ठीक है, वही सेम चीज़ फिर रोल क्या रहेगा जो मैंने अभी आपको बताया कि इनका डाटा एक दूसरे से शेयर करेंगे साइंटिफिक कम्युनिटी में, वर्क रिसर्च होगी उन पे, रिसर्च के साथ साथ काफ़ी सारी न्यू ऐसी चीज़ें मिले, पता लगेंगी कि हाँ हम इसको ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं, कि या फिर ये इससे ज़्यादा ये वेरिएंट और ज़्यादा खतरनाक है, एंड सो ऑन। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इंडिया ने अभी एक मोबाइल टेक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है फॉर यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स, उसका नाम रहेगा यूनाइट अवेयर। आई रिपीट, इंडिया ने एक मोबाइल टेक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स के लिए, वो है यूनाइट अवेयर। ठीक है, ये बेसिकली क्यों लॉन्च किया गया? ताकि आप देख सकें एक जो पीस कीपर्स हैं यूनाइटेड नेशन के, वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में वेरी करते रहते हैं। ठीक है, उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनको जो डेमोग्राफी का डाटा जिस कंट्री में वो जा रहे हैं उनको हैंड टू हैंड प्रोवाइड किया जा सके, उनको मतलब कहते हैं ना एकदम इंफॉर्मेशन उनके अवेलेबल रहे टूल्स पर, जब उनको चाहिए जो चीज़ मिल जाए, एंड सेफ्टी के साथ साथ। इसीलिए उन्होंने इंडिया ने $1.64 मिलियन का प्रोजेक्ट ये उठाया एंड इसको आगे पुट फॉरवर्ड भी किया ड्यूरिंग द मीटिंग। ऑलराइट, ये क्या है? दिस इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लेटफॉर्म वॉज शेयर्ड बाय इंडियाज डेप्यूटी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एट द UN Ambassador K. Nagaraj Naidu during his virtual address to United Nations Security Council open debate during the peacekeeping operation, improving safety and security of peacekeepers के दौरान इसको लाया गया। Alright, देन अगर यूएन पीस कीपिंग फोर्स की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि वेरियस कंट्रीज से मिलके यूनाइटेड नेशन ने कुछ सोल्जर्स लाए हैं, इकट्ठे कर रखे हैं कि किसी दूसरी कंट्री में अगर कोई वॉर जारी है, तो जैसे आपने देखा सीरिया में, अफगानिस्तान में, वहाँ पे क्या होता है कि यूनाइटेड नेशन भी इंटरफेयर कर सकता है, एंड अपनी फोर्स जो वेरियस कंट्री के सोल्जर से मिलकर बनी है, जैसे इंडिया ने कुछ सोल्जर्स दिए, यूएस ने दे दिए, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ने अपने कुछ सोल्जर्स दे दिए ताकि वो इस वर्क में कर सकें। तो अभी टोटल अगर देखा जाए मार्च 2021 में कुछ 88,000 पर्सनल जो यूनाइटेड नेशन के 12 पीस कीपिंग ऑपरेशंस पे अभी वर्क कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी के लिए, उनको प्रॉपरली, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो उन पे। अभी हम देखे जाए तो ड्यू टू डेवलपमेंट इन कन्फ्लिक्ट जोन, अगर जैसे सीरिया भेज दें तो वहाँ पे वेरियस काइंड ऑफ मेलिशियस अटैक्स होते हैं, इंक्लूडिंग यूज ऑफ इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, तो उन पे कोई ऐसा अटैक ना हो, इसीलिए इंडिया का ये एक प्रपोजल था। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लोबल हेल्थ समिट की, जो कि कहां पे? इटली में हुई, रोम में। ठीक है, इसमें IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका हेडक्वार्टर कहां है? वॉशिंगटन DC, इन्होंने प्रपोज किया $50 बिलियन का प्लान टू वैक्सीनेट एवरीवन बाय 2022। इन्होंने बताया कि ये एक ड्राफ्ट था जो कि प्रपोज किया गया IMF चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ एंड स्टाफ इकोनॉमिस्ट रुचिर अग्रवाल। इन्होंने बताया कि हम जो खर्चा करेंगे ना, इसमें सारा खर्चा ना करके ऐसे कर सकते हैं कि वैक्सीनेटिंग एटलीस्ट 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन बाय, खर्चे की बाद में बात कि अगर हम स्टार्टिंग में 40% को 2021 में वैक्सीनेट कर दें ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड बाकी बची 60% पॉपुलेशन को फर्स्ट हाफ ऑफ 2022 अगर हम वैक्सीनेट कर दें। इन्होंने बताया कि अगर पूरी वर्ल्ड की सभी पॉपुलेशन को हमें वैक्सीनेट करना है तो कुछ $9 ट्रिलियन का हमें खर्चा करना पड़ेगा। इंजेक्ट इट स्टेट्स दैट वैक्सीनेटिंग द एंटायर ग्लोबल पॉपुलेशन वुड इंजेक्ट एन इक्विवेलेंट ऑफ $9 ट्रिलियन इनटू द ग्लोबल इकोनॉमी बाय 2025 ड्यू टू फास्ट रिजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इससे क्या होगा? क्यों ये
वैक्सीन की वजह से नहीं, लेकिन वैक्सीन की वजह से अब लोगों को इन्फेक्शन नहीं होगा, उसकी वजह से वो वर्क करेंगे, और अगर वो काम करेंगे तो उसकी काम की वजह से जो अमाउंट इंजेक्ट होगा उसकी बात की गई है कि $9 ट्रिलियन तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2025 तक। इन्होंने बोला कि हम सबको एक साथ वैक्सीनेट नहीं करते हैं, ठीक है, धीरे धीरे करेंगे। फिर इसके साथ इन्होंने एक और चीज़ बताई कि हमने $50 बिलियन का खर्चा बताया आपको, उसमें से क्या कि $35 बिलियन का जो खर्चा है विल बी प्रोवाइडेड बाय रिच कंट्रीज, प्राइवेट एंड मल्टीलेटरल डोनर्स, जो मतलब बड़े बड़े लोग हैं, रिच लोग हैं, महंगी कंट्रीज हैं, रिच कंट्रीज हैं, उनके द्वारा दिया जाएगा $35 बिलियन, और जो बाकी बचे $15 बिलियन है वो फंड किए जाएंगे नेशनल गवर्नमेंट्स के द्वारा, ठीक है। जिससे क्या होगा, टैक्स भी बढ़ेगा एंड काफ़ी चीज़ों पे इंपैक्ट आएगा। एंड आपका देखा जाए सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी कि पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो जाएगी, तो हमें कोविड की बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जो एक लोगों में डर रहता है, लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लॉकडाउन नहीं लगेगा तो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिज्यूम होंगी, और अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिज्यूम होती हैं उससे बेनिफिट क्या आता है कि जो एक प्राइस भी हम देख रहे हैं बढ़ रहा है। अब आप देख रहे हो कि फ्यूल का प्राइस कितना बढ़ गया है, तो वो प्राइस भी नहीं बढ़ेगा। बढ़ने का रीजन ही यही हुआ क्योंकि लॉकडाउन लगा एंड सारी अर्थव्यवस्था सब कुछ एकदम डिसरप्ट हो गई थी, हमारी जो सप्लाई चेन होती है। ऑल राइट, तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।